अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 49। तुम्हारे शौहर की क्या कैफियत है अब? मैंने उससे सवाल किया। इस सारे हंगामे में मुझे उसकी जरा सी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आवाज़ तो शायद तुम यहाँ बमबारी शुरू होने के बाद भी कभी नहीं सुन सकते थे। वो मजरूह से लहजे में बोली, कभी कभी तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगती है। ऐसे मर्द का साथ भी कोई साथ है जिसकी हिफाजत औरत को खुद करनी पड़े, लेकिन बस फिर यही सोचकर तरस आ जाता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ था। बर्क रफ्तारों के साथ चलने का तमन्नाई तो सारा जमाना हुआ करता है, लेकिन गिरे हुए का हाथ थामने की रिवायत भी तो किसी को कायम रखनी चाहिए ना। वो जो जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा होता है ना, उसे इस हाल में भी तो निभाया जाए, तब बात बनेगी ना। मैं यूरोशियन हूँ और मेरी आधी से ज्यादा उम्र यूरोप और इंग्लैंड में गुजरी है, मगर मुझ में अहद निभाने वाली रूह शायद मशरिक की किसी लोक रोमानी दास्तान से निकलकर घुस आई। मगर अब मेरे और शौहर के दरमियान सिर्फ रवादारी और तरहम का रिश्ता बाकी रह गया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी अलामत नजर नहीं आती। ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने अंधेरे में उसका कंधा थपका। हालात इतने भी खराब नहीं जितने तुम समझती हो। सिर्फ एहसासे तन्हाई ने तुम्हारे हौसले को कमजोर कर दिया है, और फिर यहाँ पर कोई खास बात ऐसी नहीं जो कि तुम्हें कमजोर करे। मैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात और खतरात की तवक्को लेकर इस वादी में दाखिल हुआ था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा मिशन खामखा ही मेरे लिए हवा बना हुआ था। तुमसे मिलने के बाद मुझे अपना काम बहुत आसान लगने लगा। शायद मेरी बदौलत भी तुम्हें बहुत से काम आसान महसूस होने लगेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि एक मुद्दत से उसके सीने में आंसुओं का गुबार यकदम ही फूट पड़ेगा। उसने एक बाजू मेरी गर्दन में हमाइल कर दिया और मेरे कंधे पर सर रखकर खामोश सिसकियां लेने लगी। रोना भी उसकी मजबूरी थी और आवाज को बाहर जाने से रोकना भी एक मजबूरी थी। तुमसे मिलकर मेरे महसूसात अजीब से हो गए, उसने आंसुओं में भीगी सरगोशी में कहा। मैं बैक वक्त तुम्हें अपना भी महसूस कर रही हूँ और गैर भी। तुम मुझे दोस्त भी लगते हो और महबूब भी। हालांकि मोहब्बत मैंने जिंदगी में उस शख्स के सिवा किसी से नहीं की जो आज भी मेरा शौहर है। मेरा तुम्हें खुशामदीद कहने को जी चाहता था, और साथ ही हर मामले में सर्द महरी भी महसूस करती थी कि सोचती थी कि बस खामोश तमाशाई बनी बैठी रहूं, तुम्हें कुछ ना बताऊं, तुमसे कुछ ना पूछूं। सही तौर पर मेरी अब भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तुम कुछ भी मत करो, मैंने उसके आंसू पोंछे। तुम जैसी बुलंदोबाला चट्टानों को यकलख्त यूं चटकते देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। अपने शौहर के सिलसिले में भी तुम इब्तिदा से गलती कर गई। साल 2 साल की किसी भी नशे की आदत ऐसी तो नहीं हुआ करती जो छुड़ाई ना जा सके। मुझे LSD का एक रसिया टकराया था। 1 माह तहखाने में बंद रखा, मामूली सी तदाबीर इख्तियार की, फिर वो ठीक हो गया। आज बड़ा काम का आदमी बन गया। बस इस बात में कुछ दिन मेहनत करने की बहुत शदीद जरूरत है। अजियत उसे बेशक बहुत उठानी पड़ती थी, लेकिन बहरहाल वो मर नहीं सकता था। अब भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। 1 माह या ज्यादा से ज्यादा 2 माह, और इसके साथ साथ खुद पर जबर, और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तुम्हारी बातों ने मुझे एक बार फिर वही पुरानी सिंड्रेला भी बना दिया है। उसकी आवाज गो के अब भी सरगोशी से बुलंद ना थी, मगर अब उसमें एक अज़्म की आमेजिश मैं महसूस कर सकता था। हत्ता कि अब तो मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत महसूस कर रही हूँ कि अगर तुम मुझे कोई हथियार भी दे दो तो मैं बाहर गश्त करते हुए चारों आदमियों को ठिकाने भी लगा दूंगी और बड़े मैदान में भी पहुंच जाऊंगी, जहां अमूमन हशमत खान बस्ती के लोगों को खिताब दिया करता था। मैं बस्ती के लोगों को एक आवाज दूंगी ना, तो चंद मिनट के अंदर अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक खबर पहुंच जाएगी। फिलहाल इस बात की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आहिस्ता से कहा। सरे दस्त, शायद मैं अकेला तुम्हारी हिफाजत ना कर सकूं, और किसी सिमत से आने वाली गोली तुम्हें खामोश भी कर जाए तो शायद मैं पलटती हुई बाजी को भी कभी ना संभाल सकूं। तुम सिर्फ सुबह तक इंतजार कर लो। सुबह बहरहाल तुम्हें यही करना होगा। आज रात के अंदर अंदर मैं इस फितने को कुचलना चाहता हूँ। इसके बाद आम लोगों के
दरमियान पहुंचकर उनके अताप से मुझे बचाना तुम्हारा काम होगा। जानती हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस बात की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो बोली। ठीक है, मैंने कहा, फिलहाल मैं सिर्फ उन 4 बदबख्तों की फिक्र करता हूँ जो बाहर टहल रहे हैं। हम दोनों दोबारा कमरे में आए जिसके रास्ते मैं अंदर आया था। एक खिड़की से जरा सा पर्दा हटाकर उसने एक पट में मुझे छोटा सा गोल सुराख भी दिखाया और सरगोशी में बोली, यहाँ से मैं तुम्हें देख रही थी। जानते हो, छुप कर देख रही थी। कमरे में चूंकि अंधेरा था और बाहर लॉन पर तेज रोशनी थी, इसीलिए मैंने किसी खास एहतियात की जरूरत महसूस किए बगैर इस रोजन से आंख लगा दी थी। लॉन पर कई कदम के फासले पर उस वक्त एक मुहाफिज दोनों हाथों से स्टेन गन संभाले इस तरह गुजर रहा था जैसे दुश्मन बस उसके सामने ही बैठा हो और वो अगले कदम पर उसका जिस्म छलनी करने को तैयार हो जाएगा। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आते आते रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं ये देखकर तशवीश ज़दा हो गया कि आंखों के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा इस हालत में नजर नहीं आता था कि उस पर डार्ट गन की सुई असरअंदाज हो सकती। उसका लिबास तो था ही मोटा और दबीज, लेकिन उसने चेहरे पर भी बर्फानी मौसम में पहनी जाने वाली मोटी फर की वो नकाब नुमा टोपी पहन रखी थी जो सर से लेकर गर्दन तक आंखों के सिवा हर चीज को ढांप लिया करती थी। हाथों पर चर्मी दस्ताने चढ़े नजर आ रहे थे। इसका तो ये मतलब था कि उन्होंने मुहाफिजों की लाशों का अच्छी तरह मुआयना भी किया था और वो उन सब की मौत के सबब से भी आगाह हो चुके थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि उन मुहाफिजों को डार्ट गन से हलाक किया गया था, इसीलिए उन्होंने अपने बचाव का इंतजाम भी कर लिया था और इस तरह से मुस्तैद नजर आते थे। मेरे ख्याल की जल्द ही तस्दीक हो गई जब बाकी 3 मुहाफिज भी यके बाद दीगरे मेरे सामने से तेजी से गुजरे। उनके भी चेहरों पर फर की नकाब और हाथों पर चर्मी दस्ताने नजर आते थे, बल्कि एक मुहाफिज को गालिबन फर की टोपी मयसर नहीं थी तो उसने कंबल का कोई टुकड़ा चेहरे, गर्दन और सर के गिर्द लपेट लिया था। उनमें से एक तो यूं खिड़की की तरफ देखता हुआ गुजरा जैसे उसे मालूम हो कि उसके एक रोजन से किसी की आंख उसे देखती है। वो आगे बढ़ चुका तो मैं एक तवील सांस लेकर सेंड्रेला की तरफ को मुड़ा। क्या हशमत और उसके साथी मुहाफिजों की लाशें ले गए हैं? मैंने पूछा। हाँ, सेंड्रेला ने जवाब दिया, जिस बग्गी में वो आए थे उसमें लाशें डालकर ले गए हैं। हशमत खान और उसके 2 खास मुहाफिजों के सिवा बाकी सब पैदल चले गए। बहरहाल अब वो सब हशमत के ठिकाने पर पहुंच चुके होंगे। दफतन मैंने अपने एयरफोन पर कैटी की सरगोशी सुनी। मंसूर, मंसूर, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो गौर से सुनो। अभी अभी मुसल्ला मुहाफिज मेरी कोठरी के दरवाजे से हटकर किसी काम से गया है तो मैं अपनी आवाज तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे हशमत खान के मकान के तहखाने में पहुंचा दिया गया है। ये उसका जाती अकूबत खाना मालूम होता है। मेरे इर्द गिर्द की कोठरियों में बहुत से मर्द और औरतें नागुफ्ताबे हालत में कैद हैं। मुझे जैसे ही यहाँ पहुंचाया गया वैसे ही हशमत खान अपने साथियों को लेकर तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ और मेरे बारे में कहकर चला गया था कि मुझसे वो वापस आकर खुद ही निमट लेगा। मुझे लगता है मंसूर कि मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाएगा। अगर पहुंच सकते हो तो मेरी मदद को जल्दी पहुंचो और अगर इस दुनिया में हमारी मुलाकात ना हो सके तो मेरी कोताहियों के लिए मुझे हमेशा के लिए माफ कर देना और अगर मुझसे कुछ अच्छाइयाँ सरजद हुई हों तो उनके हवाले से मुझे अच्छे अल्फाज से याद रखना। ये सब कुछ सुनने के दौरान मेरे आसाब पर तनाव सा तारी रहा। कैटी इस किस्म की बातें करने वाली लड़की बिल्कुल न थी। मालूम होता था कि मायूसी ने उस पर गलबा पा लिया था, जबकि मैं पहले की निस्बत ज्यादा पुरुमीद नजर आता था। अपना काम मुझे ज्यादा आसान महसूस होने लगा था, लेकिन ये बात मैं उसे नहीं बता सकता था, उसे तसल्ली नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे पास ट्रांसमीटर का सिर्फ रिसीविंग सेट था। मुझे अफसोस हो रहा था कि काश मैंने महज चंद पुर्जों का इजाफा करके अपने सेट को पैगाम पहुंचाने के काबिल भी बनवा लिया होता, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल था कि इस बात की जरूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ कैटी की आवाज सुनते रहना मेरे लिए काफी रहेगा। दफतन मैंने दोबारा कैटी की आवाज सुन ली। ये लो, वो आ गए। साथ ही एक करख्त आवाज मैंने सुन ली। ए लड़की, ये तुम लॉकेट होंठों से लगाए क्या बातें करती हो? इधर लाओ, जरा दिखाओ मुझे। ये आवाज हशमत खान की बहरहाल न थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कैटी की खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। ये लॉकेट मुझसे मत छीनो,
ये मेरे एक प्यारे दोस्त की बहुत प्यारी निशानी है, लेकिन बस्ती के गेट पर मुहाफिजों को तुमने ये बताया था कि ये तुम्हें काठमांडू की एक गली में पड़ा मिला था। तीसरी बार पूछा जाएगा तो शायद तुम कुछ और कहानी सुनाओगी। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि हम इस लॉकेट को पहचानते हैं। उस पर एक कहकहा सुनाई दिया जो यकीनन हशमत खान ने लगाया था। इसके बाद कैटी की आवाज सुनाई बिल्कुल न दी, अलबत्ता खटपट की चंद आवाजों के बाद वही करख्त आवाज उभरी। देखा बॉस, ये अंदाजा दुरुस्त ही था, इसमें ट्रांसमीटर पोशीदा है ना। लाओ जरा इसे हम भी इस्तेमाल करके तो देखें, हशमत खान ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। बेचारे अपनी दानिश में बड़ी जदीद चीज लेकर यहाँ आए थे। फिर वो खंकार कर बोला, इस लड़की के साथ आने वाले अजनबी, अगर तुम्हें इस लड़की से जरा भी लगाव है ना, या इसकी जान की परवाह है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को मेरे हुजूर पेश कर दो, वरना इस लड़की की शहरग हमेशा के लिए काट दी जाएगी। मेरे यहाँ पहुँचने के लिए तुम बस्ती में नजर आने वाले किसी फर्द से कुछ कह देना कि तुम्हें मनोची के घर पहुँचा दिया जाए, वो तुम्हें मेरे दरवाजे तक छोड़ जाएगा। याद रखना, ठीक 10 मिनट। इसके बाद खामोशी छा गई। क्या बात है, तुम यकलख्त खामोश क्यों हो गए हो? सेंड्रेला ने अंधेरे में सरगोशी की। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देख पा रही, मगर महसूस करती हूँ कि तुम यकलख्त मुस्तरिब से हो गए। क्या ट्रांसमीटर पर कोई बुरी खबर सुनाई गई है? तुम्हारे ख्याल में क्या हम इस वक्त अच्छी खबरें सुनने की पोजीशन में बैठे हैं? मैंने भी करख्त सा जवाब दिया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि मुझे मालूम था कि वो मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं देख सकेगी। फिर मैंने उसे तेजी से बताया कि मैंने ट्रांसमीटर पर क्या सुन लिया। इसके बाद मैंने कहा, अब शेर को कछार से बाहर आना पड़ेगा। सेंड्रेला, मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी कि मैं बैक वक्त शेर की तरह बहादुर बनने की भी कोशिश करूंगा और लोमड़ी की तरह मक्कार भी। मैं अब इन दोनों खसूसियात को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हशमत खान का पैगाम सुनने के बाद मेरे अंदर की लोमड़ी किसी खो में जा सोई है और सिर्फ शेर बाहर रह गया है। हशमत खान के छुपे हुए तमस्खर ने जैसे मेरे अंदर सीने में किसी आतिश फिशां का दहाना खोल दिया है। उसके ललकारने का अंदाज बताता है कि वो मुझे बहुत हकीर इंसान समझता है। वो खुद माफिया का एजेंट है और शायद उसने मुझे भी माफिया के किसी घटिया एजेंट की तरह कोई मौका परस्त, उचक्का और बदमाश समझ लिया है। मैं उसे बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बखुदा मैं उसे कैटी से बदसलूकी करने, तुम्हारे शौहर की जिंदगी से खेलने और इस बस्ती के मासूम लोगों को आलायकार बनाने की बड़ी भयानक सजा दूंगा। याद रखना तुम अब जज्बाती हो रहे हो। वो मुस्तरबाना अंदाज में मेरे साथ खड़ी हुई और उसकी उंगलियां सख्ती से मेरे बाजुओं पर जम गईं। उसकी गिरफ्त में मर्दाना सख्ती मालूम होती थी। एक अरसे बाद तो मुझ पर जज्बातियत गालिब आ गई है। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ हटाते हुए कहा, अब शोला भड़क उठा तो इससे काम लेने दो ना, चलने दो मुझे। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि वो तुम्हारे लिए चारा फेंकता है। वो लड़की को इतनी जल्दी हलाक नहीं करेगा और ना ही उसके साथ कोई और काम करेगा। सेंड्रेला ने गोया मुझे समझाना चाहा। मुझे मालूम है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं इसके बावजूद उसके जाल में जा रहा हूँ, उसे ये बताने के लिए कि लोमड़ियां खा तादाद में कितनी ही क्यों ना हो, शेर को काबू में नहीं कर सकती। वही जज्बाती और अफसानवी बातें। सेंड्रेला कदरे बेजारी से बोली, मैं कहती हूँ ना, तुम कुछ भी मत कहो। मैंने उसकी बात को काट कर कहा, मुझे सिर्फ हशमत के घर तक पहुँचने का कोई महफूज रास्ता बता दो, फिर देखो क्या होता है। वो एक लम्हे तक खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हमारे गेट के ऐन सामने पथरीली सड़क के वस्त में पत्थर का एक ब्लॉक तुम्हें अलहदा ही रखा नजर आएगा। उसमें आहनी कुंडा भी नजर आएगा। उस ब्लॉक को उठाकर इत्मीनान से नीचे उतर जाना। वो गटर लाइन जैसा एक पाइप होगा, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा और खुश्क। इसके अंदर तुम्हें झुक झुक कर चलना पड़ेगा और उतरते वक्त जरा सिमत का ख्याल भी रखना कि हमारे गेट की ऐन मुखालिफ सिमत में चलते चले जाना, दाएं हाथ की तरफ को नहीं। जहां पहुंचकर पाइपलाइन नुमा ये चौकोर सुरंग खत्म हो जाए, वहीं तुम्हें एक और ब्लॉक हटाना पड़ेगा। तुम जहां निकलोगे वहां तुम्हारे सामने ही हशमत खान के मकान की अकबी दीवार होगी। शराफत खान साहब भी वहीं रहते हैं। ये सुरंग जिसके मुतालिक तुम बताती हो, दर हकीकत है क्या चीज? मैंने पूछा। दर हकीकत ये पत्थर की सिलों से बनाई गई एक टैंकी है।
जो कई गलियों में फैली हुई है। सेंड्रेला ने बताया, बर्फबारी के दिनों में इसमें पानी जखीरा किया जाता है, क्योंकि जब दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से भी गिर जाता है तो पानी कहीं भी रखा जाए तो जम जाता है, और इस जमीन दोस्त टैंकी में नहीं जमता। अफगानिस्तान वगैरह में तो इसे कारेज कहते हैं, यहाँ इसे डुबलाई कहा जाता है। मैंने नेफे में उड़सी हुई स्टेन गन निकाल कर दीवान के नीचे रख दी और सेंड्रेला को हिदायत की, इसका इस्तेमाल मत शुरू कर देना, फिलहाल शोर शराबे की बिल्कुल जरूरत नहीं पेश आएगी। गन रख देने के बाद मैंने अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस किया। वो अब तक मेरी आजादाना नक्लो हरकत में रुकावट बन रही थी। मैंने अपना मखसूस साख्त का खंजर निकाला और एक बार फिर खिड़की के रोजन से आंख लगाकर गौर से देखा। एक गार्ड मकान के कोने तक पहुंच चुका था और दूसरा मेरे अंदाजे के मुताबिक दूसरे कोने से नमूदार होने वाला था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और तारीकी की पट्टी में ही रहते हुए कोने के करीब से दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। मैं यहाँ कुछ ऐसी महफूज पोजीशन में भी न था। मुसल्लह मुहाफिज अगर मोड़ उबूर करने के बाद दीवार की तरफ देखता तो शायद निहायत आसानी से मुझे देखा भी जा सकता था और मेरे खंजर की झिलमिलाहट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन दूसरा निगरान जैसे ही मकान के कोने से एक कदम आगे आया, मैंने उसे दीवार की तरफ देखने की मोहलत दिए बगैर रोशनी ही में उस पर झपट कर बाएं हाथ से खंजर उसके दिल में उतार दिया और साथ ही दाएं हाथ से उसकी गर्दन पर कराटे का वार कर दिया। मेरे ख्याल में बैक वक्त इन दोनों कार्रवाइयों का निशाना बनने वाला ना तो ये अंदाजा कर सकता था कि उसके साथ क्या हुआ था और ना ही उसे ये सोचने समझने की मोहलत मिल सकती थी कि वो मर रहा है या कुछ और है। ये अमल बस ऐसे ही था जैसे आप अचानक झटके से कोई डोरी तोड़ डालें, और वो थी जिंदगी की डोरी। इससे पहले कि उसका बेजान जिस्म लॉन की घास को छू लेता, मैंने उसे अंधेरे में घसीट लिया और दीवार के साथ ही लेटा दिया। इस दीवार के साए में आज न जाने कितने बेजान जिस्मों को पनाहगुजीन होना पड़ा था। अगर मैं उसे फौरन न घसीटता तो शायद पीछे से मकान के दूसरे कोने से नमूदार होने वाला निगरान उसे गिरते देख लेता। चंद सेकंड बाद वो मेरे सामने नमूदार हुआ और उसका भी चश्मे जदन में यही हशर हुआ। 3-4 मिनट के अंदर अंदर ही वो चारों ज़बीह मुर्गियों की तरह दीवार के साए में पड़े थे। मैंने उनकी सूरतें तक देखने की जहमत ना की। मेरे जिस्म में दौड़ता हुआ खून जैसे आतिश सयाल बन चुका था। नस नस में जैसे बिजलियां कूद रही थी। मैंने उनमें से 2 की स्टेन गनें उठाकर कंधों पर लटका ली। ये जदीद साख्त की निहायत उम्दा जर्मन स्टेन गनें थी, लेकिन मुझे जो गन खटमंडू में पीचन ने दी थी वो इनसे भी ज्यादा उम्दा थी। वो इतनी भारी और साइज में बड़ी बिल्कुल न थी, लेकिन महज देखने में ही इनसे कहीं ज्यादा बेहतर लगती थी। कुछ एम्यूनेशन भी मैंने कमर के साथ बांध लिया। लपक कर वापस मैं कमरे के अंदर आया। उस वक्त तक सेंड्रेला ने बत्ती जला ली थी। वो यकीनन देख चुकी थी कि चारों निगरान मर चुके हैं। मैंने सेंड्रेला की तरफ देखे बगैर दीवान के नीचे से अपनी स्टेन गन निकाल ली, उसे दोबारा नेफे में उड़सा और एक बार फिर दरवाजे की तरफ को लपका। मेरी बात तो सुनो। सेंड्रेला ने मेरा बाजू थामने की कोशिश की। मैंने रुक कर उसकी तरफ देखा तो उसने गोया घबरा कर अपना हाथ खींच लिया। मैं दोबारा दरवाजे की तरफ लपका और दरवाजे से निकलकर उस दरिंदे की तरह गेट की तरफ भागने लगा जिसे कई दिन भूखा रहने के बाद अचानक से शिकार नजर आ गया हो। कारेज के दहाने पर रखी हुई मोटी सी पत्थर की सिल मुझे फौरन ही नजर आ चुकी थी। मैंने उसका आहनी कुंडा पकड़कर उसे उठाया तो वो मुझे बेहद हल्की फुल्की मालूम हुई। मेरे अंदाजे के मुताबिक आम तौर पर ऐसी सिल को कम से कम 4 अफराद मिलकर जरूर उठाते होंगे। मैं कारेज में तेजी से उतरा और सेंड्रेला की बताई हुई सिमत में दौड़ता चला गया। कारेज में पानी बेशक बिल्कुल न था, लेकिन नमी और फिसलन जरूर थी। 2-1 मरतबा पथरीली दीवारों से टकराने के बाद मुझे कुछ संभल कर चलना पड़ा। गहरी तारीकी में मुझे ज्यादा देर चलना न पड़ा। जल्द ही मेरे सामने दीवार आ गई। इस मकाम पर मैंने बाजू बुलंद करके ऊपर को जोर लगाया तो पत्थर का एक मुस्ततील टुकड़ा ऊपर को उठता चला गया। मैंने एक झटके से उसे दूर उछाल दिया। उसके उलट कर गिरने से काफी आवाज पैदा हुई, लेकिन अब जैसे मेरी जिंदगी में एहतियात का अमल दखल तो खत्म होकर रह गया था। शायद इसी आवाज का रद्द अमल था कि मैं जैसे ही उछलकर मुस्ततील दहाने से बाहर आया, मेरा इस्तकबाल गोलियों से हुआ। ये मेरी खुशकिस्मती या फिर शायद मेरे उछल कर निकलने का नतीजा था कि मैं गोलियों की बौछार से बच निकला।
अगर मैंने इत्मीनान से निकलने की कोशिश की होती ना तो शायद मेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाते, क्योंकि गोलियों की बाढ़ ऐन कारेज के दहाने पर जा पड़ी थी। मैं जमीन पर लौटता हुआ कुछ दूर को चला गया। इतना मैंने देख लिया था कि गोलियों की ये बाढ़ सामने ही से नजर आने वाली एक दीवार की तरफ से आ रही थी, जो गालिबन एक किला नुमा मकान की अगबी दीवार थी। उस पर बाकायदा किले की दीवार की तरह कंगूरे भी बने नजर आते थे। इस दीवार के अकब में थोड़ी सी रोशनी थी और दीवार से बाहर को झांकते हुए कुछ इंसानों के ऊपरी धड़ तारीक परछाइयों की तरह नजर आते थे। इस मंजर से कदीम जमाने के उन्हीं शाही किलों का तस्वुर जहन में उभरता था, जिनके गिर्द दुश्मनों की फौजें महासरा डाल लेती थीं और मैसूर फौजी कभी कभी दीवारों के अकब से हिफाजती चौकियों से सर निकालकर उन पर तीर बरसाने लगते थे। अभी मैं संभलने भी न पाया था कि रोशनी का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा, जिसने सड़क और उसके दोनों अतराफ के नशेबी हिस्सों को मुनव्वर कर दिया, जिस पर मैंने दौड़ लगाई थी। स्टेन गन मेरे हाथ में ही थी, लेकिन मैं जवाबी फायर करने से पहले अपनी जगह से हट जाना बेहतर समझता था। नशेब में कच्चे में मुझे एक तनावर दरख्त नजर आ रहा था। मैंने उसी के अकब में पनाह लेने के लिए छलांग लगा दी और इसी छलांग ने एक बार फिर मुझे बचा लिया। मैंने जो जगह छोड़ी थी, दूसरे ही लम्हे उस जगह गोलियों ने जमीन के खासे बड़े हिस्से को उधेड़ कर रख दिया था। गोलियां सिर्फ एक एक सानिये की ताखीर से मेरा ताक़ुब करती चली जा रही थी और ये एक एक सानिया ही मेरे लिए जिंदगी का पैगाम बनता चला जा रहा था। दरख्त के तने की आड़ लेते हुए मैंने सबसे पहले रोशनी के माखज़ खत्म करने के लिए गोलियां बरसा दी। वो सिर्फ 3 फ्लड लाइट्स थीं, जो दीवार पर मुझे डूबते सूरज की तरह दहकती नजर आ रही थी। मेरी पहली कोशिश में तीनों लाइट्स चकनाचूर हो गईं और साथ ही दीवार से झांकती हुई परछाइयां भी कुछ कम हो गईं। इससे पहले कि बाकी लोग अपने बचाव के लिए कुछ कर पाते या कम अज कम सर नीचे करके दीवार के पीछे पनाह ही ले लेते, मैंने उनका भी सफाया कर डाला। फायरिंग थम गई तो मैं मोहलत से फायदा उठाते हुए दरख्त पर चढ़ गया। इसके सिवा मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जिस पर चढ़कर मैं चारदीवारी के अंदर का मंजर अच्छे तरीके से देख सकता। फिलहाल दीवार के करीब जाने का खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता था। दरख्त पर गोया मैं बरवक्त ही चढ़ा था, क्योंकि अभी 2 शाखों पर पांव जमाकर और स्टेन गन सही तौर पर थाम कर संभल कर बैठा ही था कि चारदीवारी के अंदर मुझे कई अफराद राइफलें वगैरह उठाए अकबी दीवार की तरफ दौड़ते हुए नजर आने लगे। ये गालिबन वो मुहाफिज थे जो मकान के सामने वाले हिस्से की तरफ तैनात थे। वो अंधाधुंध दौड़े चले आ रहे थे। मैं बेशक दरिंदगी और जोश से तकरीबन बेकाबू होकर यहाँ तक चला आया था, लेकिन इस आलम में भी मेरी एक हिकमत अमली थी, और वो ये कि उन लोगों में भगदड़ मचा दी जाए, उन्हें अंधाधुंध हर कदम उठाने पर मजबूर भी कर दिया जाए और खुद हत्तुल इम्कान पुरसुकून रहते हुए उनकी बदनज़मी और अफरा तफरी से फ़ायदा भी उठा लिया जाए। इससे पहले कि वो लोग दीवार तक पहुंच पाते, मैंने उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया। खुले लॉन नुमा हिस्से पर वो साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो बौखलाहट में अंदाजा नहीं कर पाते थे कि गोलियां किधर से आ रही हैं, और गालिबन वो इस गलत फहमी में भी मुब्तला हो चुके थे कि उन पर फायरिंग करने वाले लोग एक से ज्यादा हैं। क्योंकि उन्होंने जवाबी फायरिंग की कोशिश की तो उनमें से हर एक की फायरिंग का रुख मुझे मुख्तलिफ नजर आ रहा था। उन्हें ज्यादा फायर करने का मौका भी ना मिल सका। वो एक दूसरे पर ढेर होते चले गए। उनमें से एक, जो निस्बतन ज्यादा चालाक और होशमंद मालूम होता था, वापस भागने लगा और शायद वो बचने में कामयाब भी हो जाता, लेकिन ऐन उसी वक्त मेरे निशाने पर भी आ गया जब वो असल इमारत के मोड़ पर पहुंचकर मेरी नजर से ओझल होने वाला था। लेकिन क्या करे, उसकी किस्मत ही ऐसी थी। इसके बाद इमारत पर जैसे सकूत छा गया। मुझे हैरत सी होने लगी कि क्या यही वो लोग थे जिनके बल पर हशमत और शराफत इतने ताकतवर बने बैठे थे, या उनकी ताकत का राज महज ये था कि उन्हें किसी ने चैलेंज कभी नहीं किया था, कोई उनके मुकाबले पर कभी यहाँ निकल कर नहीं आया था। बाज इस्तेहसाली सिर्फ इस कुव्वत तक बहुत ताकतवर लगते हैं जब तक कोई उनके मुकाबले पर कभी नहीं उतरता। मैंने शशोपंज या इंतजार में मजीद वक्त ज़ाया बिल्कुल न किया और दरख्त से उतरकर दीवार की तरफ को दौड़ पड़ा। गन कंधे से लटकाकर मैंने एक मखसूस हिस्सा तलाश करके उछलकर दीवार का कंगूरा पकड़ लिया।
और दूसरी तरफ कूदते हुए सीने के बल जमीन पर गिर चुका था। गन कंधे से उतारते ही सबसे पहले मैंने लॉन पर लगे हुए छोटे छोटे खंभों पर से वो आराइशी ग्लोब गोलियों से उड़ा दिए जिनकी वजह से इस हिस्से पर रोशनी फैली नजर आती थी। इसके साथ ही मैंने अपनी जगह भी छोड़ दी और छिपकली की तरह तेजी से कुछ आगे बढ़कर तारीकी में अंदाजन उन 2 खिड़कियों पर फायरिंग कर डाली जो चंद लम्हे पहले मुझे खुली नजर आती थी। आवाजों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि गोलियां किसी ठोस शय से टकराई थीं। खिड़कियों के पीछे या तो लोहे के शटर्स थे या फिर पट निहायत मोटी और ठोस लकड़ी के बने थे। चंद सेकंड तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर बिल्कुल न हुआ। जब कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न हुआ तो मैं चौपायों की तरह दौड़ता हुआ असल इमारत के उस मोड़ तक जा पहुंचा जहां उस शख्स की लाश पड़ी थी जिसने अपने साथियों को छोड़कर मौत से फरार हासिल करने की कोशिश भी की थी। इस मोड़ से आगे भी कुछ रोशनी थी। मैंने उस हिस्से में मौजूद आराइशी कुमकुमों का भी अचानक से सफाया कर डाला। ये सामने का हिस्सा था। उधर खिड़कियों के वस्त में एक दरवाजा भी मौजूद था। मैंने उन खिड़कियों और दरवाजों पर भी बेतहाशा गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन ना तो उन पर कोई असर हुआ और ना ही कोई जवाबी कार्रवाई अमल में आई। उस वक्त लॉन के सिर्फ एक गोशे को छोड़कर तमाम बैरूनी हिस्सा तारीकी में डूब चुका था और असल इमारत में तो कोई रोशन, कोई खिड़की ऐसी नजर ही नहीं आ रही थी जिससे रोशनी का कोई सुराग मिल पाता। पूरी इमारत बस एक जन्नती महल सरा की तरह सर उठाए खड़ी नजर आती थी। मेरी न जाने कौन सी हिस्स मुझे कुछ कुछ मुस्तरब तो करती थी कि कोई आंख इन ठोस दीवारों के अकब से मुझे देखती है, लेकिन अगर कोई मुझे देख रहा था तो उसने मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश क्यों न की? वो मुझे इतना खुलकर खेलने की मोहलत क्यों देता है? क्यों?